स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की एक बड़ी दिलचस्प किताब पर, करोड़पति पड़ोसी। और ये किताब ना अमेरिका के जो अमीर लोग हैं उनके बारे में हमारी जो सोच है उसको बिल्कुल उलट देती है। हाँ, मतलब हमारा मकसद यही समझना है कि भाई असल में ये करोड़पति होते कौन हैं और बनते कैसे हैं, क्योंकि किताब के हिसाब से तो जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। जैसे क्या लगता है, करोड़पति मतलब बड़ी महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले? हाँ, यही आम धारणा है। पर किताब कहती है ज्यादातर ऐसा नहीं होता। यहीं वो एक मजेदार कहावत आती है, बड़ी टोपी पर मवेशी कोई नहीं। बिल्कुल, बिग हैट नो कैटल। हाँ, मतलब दिखते तो बड़े अमीर हैं पर असल में है नहीं, क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा कर देते हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। किताब की जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है वो ये कि ज्यादातर असली करोड़पति बहुत ही किफायती होते हैं। हाँ, फ्रोगल, दिखावे पर बिल्कुल खर्च नहीं करते। जैसे कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे किताब बताती है कि वो अक्सर सालों पुरानी भरोसेमंद गाड़ी चलाते हैं। ये नहीं कि लेटेस्ट मॉडल चाहिए, और महंगे पॉश इलाकों की जगह साधारण मोहल्लों में रहते हैं। अच्छा। हाँ, और इसी से जुड़ा है किताब का वो पॉ बनाम UAW मॉडल। ये समझना बहुत जरूरी है कि दौलत असल में जमा कैसे होती है। PAW UAW, ये क्या है? सुनने में तो कोई कोडवर्ड जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, PAW मतलब प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 20% या उससे भी ज्यादा, बचाते हैं और उसे फिर निवेश करते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ है UAW यानी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो हैं जो अपनी ज्यादातर कमाई खर्च कर देते हैं, भले ही उनकी आमदनी बहुत ज्यादा क्यों ना हो। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत ज्यादा कमाने वाला डॉक्टर या वकील भी UAW हो सकता है? मतलब वो अमीर बनने की राह पर नहीं है अगर खर्चा ज्यादा है। बिल्कुल। और शायद कोई कम आय वाला प्लम्बर या टीचर PAW बनकर करोड़पति बन जाए। कमाल है। हाँ, इसीलिए किताब कहती है आमदनी और दौलत एक ही चीज नहीं है। किताब एक फॉर्मूला भी देती है ये अंदाजा लगाने का कि आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। अपनी उम्र को अपनी सालाना कमाई से गुणा करें, मतलब टैक्स कटने से पहले वाली कमाई, और फिर उसे 10 से भाग दें। उम्र गुना सालाना कमाई भागे 10। ठीक है। हाँ, तो मिसाल के तौर पर अगर कोई 40 साल का है और साल का 10 लाख कमाता है, तो उसकी उम्मीद की जाने वाली नेटवर्थ हुई 40 गुणा 10 लाख भागे 10, यानी 40 लाख। अब किताब कहती है कि अगर उसकी असल नेटवर्थ इससे दोगुनी यानी 80 लाख है तो वो PAW है, और अगर आधी यानी सिर्फ 20 लाख है तो वो UAW है। अच्छा, तो ये लोग ज्यादा खर्च नहीं करते, ये समझ आया। पर पैसा आता कहाँ से है फिर इनके पास? क्या ये सब वो विरासत में मिला होता है? नहीं, यही तो एक और दिलचस्प बात है। किताब के मुताबिक लगभग 80% करोड़पति वो पहली पीढ़ी के अमीर हैं। सच में? 80%? मतलब उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला, सब खुद बनाया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सब खुद बनाया है। तो फिर राज क्या है इनका? क्या करते हैं ये लोग? ज्यादातर ये लोग उद्यमी होते हैं, अक्सर छोटे बिजनेस चलाते हैं, और जरूरी नहीं कि वो बिजनेस बहुत ग्लैमरस हो। अच्छा। और वो लंबी अवधि का सोचते हैं, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों के चक्कर में नहीं पड़ते, और सबसे जरूरी वो कर्ज से बचते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे कर्ज से तो बिल्कुल दूर रहते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है, मतलब मेहनत, बचत, निवेश, सीधा साधा हिसाब। लेकिन किताब में एक और चीज का जिक्र है, आर्थिक बाह्य रोगी देखभाल। ये क्या मामला है? इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर? हाँ, EOC। किताब इस पर भी उंगली रखती है। ये एक तरह से एक चेतावनी है। चेतावनी? किस बारे में? ये तब होता है जब अमीर माँ बाप अपने वयस्क बच्चों की, जो खुद कमाने लगे हैं, उनकी जरूरत से ज्यादा आर्थिक मदद करते रहते हैं। मदद से नुकसान? ये कैसे हो सकता है? माँ बाप तो मदद ही करना चाहेंगे। होता ये है कि ये जो लगातार मिलने वाली मदद है ना, ये बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से रोक सकती है। अच्छा। हाँ, उन्हें फिर मेहनत करने, अपना बजट बनाने, पैसे बचाने की उतनी प्रेरणा नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो पैसा तो मिल ही जाएगा। और ये बात किताब के जो मूल सिद्धांत हैं, अनुशासन, मेहनत, खुद के दम पर खड़े होना, उसके बिल्कुल उलट जाती है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये किताब तो 1996 की है। हाँ, काफी पुरानी है। तो क्या आज के जमाने में जहां घर इतने महंगे हो गए हैं, पढ़ाई का खर्चा इतना बढ़ गया है, क्या इसकी बातें आज भी उतनी ही लागू होती हैं? ये बिल्कुल जायज सवाल है। और कहीं ये सिर्फ सफल लोगों की कहानी तो नहीं बता रही, जिसे वो सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं?
मतलब जो असफल हुए उनका क्या? और आज के ज़माने के जो टेक करोड़पति हैं वो शायद इस खांचे में फिट ना बैठते हों। आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। देखिए, ये सच है कि किताब पुरानी है और तब से दुनिया काफी बदल गई है। घर खरीदना, अच्छी शिक्षा पाना, ये सब आज ज्यादा महंगा है। हाँ। और ये भी सच है कि किताब सफल लोगों पर ही केंद्रित है। ये हर तरह के करोड़पति पर, जैसे शायद आज के टेक फाउंडर्स, उन पर पूरी तरह लागू न हो। तो फिर? लेकिन इन सीमाओं के बावजूद मेरा मानना है कि किताब के जो बुनियादी सिद्धांत है ना, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। जैसे कि अपनी आय से कम में जीना, कर्ज से बचना, खासकर बुरे कर्ज से, और समझदारी से लंबे समय के लिए निवेश करना। ये बातें तो कभी पुरानी नहीं होती। सही बात है। और आज का जो दौर है सोशल मीडिया का, दिखावे का, उसमें तो ये सलाह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा किताब खुद कहती है, दौलत और आमदनी एक ही चीज नहीं है। अगर आप हर साल अच्छा कमाते हैं और सब खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं बन रहे, आप बस ऊंचा जीवन जी रहे हैं। ये लाइन तो सोचने पर मजबूर करती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक तरह से यही है कि असली दौलत अनुशासन से, किफायत से और लंबी अवधि की सोच से बनती है, सिर्फ ज्यादा कमाने या महंगा सामान खरीदने से नहीं। सही। मतलब ज्यादातर करोड़पति वैसे नहीं जीते जैसा हम सोचते हैं या जैसा हमें दिखाया जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। किताब बताती है कि ज्यादातर करोड़पति उद्यमी होते हैं और अक्सर ऐसे बिजनेस चलाते हैं जिन्हें समाज शायद बहुत ग्लैमरस नहीं मानता। ये बात दौलत बनाने की असलियत और समाज में हम जिसे ग्लैमर या रुतबा समझते हैं उसके बीच के फर्क के बारे में क्या इशारा करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।